ये एलियंस पूरे ब्रह्मांड की सबसे परफेक्ट क्रिएशंस माने जाते थे। उनके शरीर बेहद ताकतवर मसल से बने थे और उनका कद भी बहुत विशाल था। अपनी एडवांस सभ्यता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक एलियन ने फैसला किया कि वो एक दूर के ग्रह पर जीवन की शुरुआत करेगा। बिना एक पल गवाए उसने एक ग्लास उठाया जिसमें काला लिक्विड भरा हुआ था और उसे एक ही बार में पी गया। इसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो बेहद खतरनाक और दर्दनाक था। उसका डीएनए टूटने लगा और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। धीरे धीरे उसका शरीर खुलने लगा, उसका मांस और खून पानी में घुल गया और अंत में कुछ भी बाकी नहीं बचा सिवाय उस तत्व के जो उस ग्रह ने अपने अंदर सोख लिया। और इसी तरह पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। सदियां बीत गई और इंसान एक एडवांस सभ्यता में बदल गया। अपने क्रिएटर्स को खोजने की चाह में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने एक विशाल स्पेसक्राफ्ट बनाया और पूरी गैलेक्सी की यात्रा पर निकल पड़े। कई सालों तक क्रायोजेनिक चैम्बर्स में सोए रहने के बाद वे आखिरकार एलियंस के ग्रह पर पहुंच गए। लेकिन वहां जो उन्होंने देखा उसके लिए वे बिल्कुल तैयार नहीं थे। जिस प्रजाति ने उन्हें बनाया था वो पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। एक भी एलियन जिंदा नहीं बचा था। तभी उनके एंड्रॉइड डेविड को एक स्टेसिस पॉड में बंद आखिरी एलियन मिल जाता है। वे उसे जगा देते हैं। इतिहास में पहली बार इंसान अपने निर्माता के सामने खड़ा था। इस मिशन को फंड करने वाला बूढ़ा आदमी बेहद उत्साहित था। उसके पास अनगिनत सवाल थे। उन्होंने इंसानों को क्यों बनाया, उनके साथ क्या हुआ, लेकिन आखिर में उसने डेविड से सिर्फ एक सवाल पूछने को कहा, वे हमेशा कैसे जिंदा रह सकते हैं? एलियन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने शांति से डेविड को हवा में उठाया और अगले ही पल उसकी गर्दन तोड़ दी। कमरे में अफरातफरी मच गई। क्रू ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन एलियन ने एक एक करके सबको खत्म कर दिया। असल में ये ग्रह एलियंस का असली घर नहीं था। ये उनका एक मिलिट्री रिसर्च आउटपोस्ट था। उनका प्लान था कि वे एक जहाज में बायोलॉजिकल हथियार भरकर पृथ्वी पर जाएं और अपनी बनाई हुई सारी जिंदगी को खत्म कर दे। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। जहाज क्रैश हो गया और एलियन को हाइबरनेशन में जाना पड़ा। अब जब वो जाग चुका था तो वो वही करने लगा जो उसने पहले शुरू किया था। कहानी साल 1989 में शुरू होती है, जहाँ एक गुफा में दो आर्कियोलॉजिस्ट एलिजाबेथ और उसका पति चार्ली कुछ प्राचीन चित्र खोजते हैं। एक चित्र में एक इंसान जैसा लेकिन उससे बड़ा जीव दिखाया गया है जो आसमान की तरफ इशारा कर रहा है, जहाँ 3 अलग अलग ग्रह दिखाई दे रहे हैं। ये देखकर एलिजाबेथ के अंदर कुछ जाग जाता है। उसे लगता है कि उसने वो चीज ढूंढ ली है जिसकी वो पूरी जिंदगी तलाश कर रही थी। फिर कहानी उसके बचपन में चली जाती है, जहाँ वो हमेशा सवाल पूछती थी, इंसानों को किसने बनाया, हम इस दुनिया में कैसे आए, लोग अलग अलग धर्म क्यों मानते हैं और अलग अलग भगवान पर विश्वास क्यों करते हैं। फिर कहानी सीधे साल 2193 में पहुंचती है, जहाँ एक विशाल स्पेसशिप प्रोमेथियस दिखाया जाता है। ये जहाज अपने मिशन पर निकल चुका है और इसमें कुल 17 क्रू मेंबर्स हैं, जिनमें एलिजाबेथ और चार्ली भी शामिल है। लेकिन एक और शख्स है जो इंसान जैसा दिखता है लेकिन असल में एक एआई रोबोट है, डेविड। उसे वेलन कॉर्पोरेशन ने बनाया है जो इस स्पेसशिप के पीछे की कंपनी है। इस कंपनी का सीईओ पीटर वेलन है, जिसने इस मिशन को फंड किया क्योंकि वो एक ऐसी सच्चाई जानना चाहता था जिसे पहले कभी कोई नहीं जान पाया। स्पेसशिप में सभी लोग क्रायो स्लीप में सो रहे होते हैं क्योंकि ये यात्रा बहुत लंबी है। क्रायो स्लीप एक ऐसी तकनीक है जिसमें इंसान सालों तक बिना बूढ़ा हुए सो सकता है। इस दौरान डेविड जागता रहता है और जहाज के सारे काम संभालता है। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ ऐसा जानता है जो बाकी किसी को नहीं पता। कुछ समय बाद अलार्म बजता है और संकेत मिलता है कि वे अपने गंतव्य के करीब पहुंच चुके हैं। जैसे ही जहाज पास आता है सभी क्रू मेंबर्स जागने लगते हैं। शुरुआत में उनका शरीर कमजोर होता है लेकिन धीरे धीरे वे सामान्य हो जाते हैं। यहाँ मेरेडिथ नाम की एक महिला का परिचय होता है जो इस मिशन की इंचार्ज है और सबको उसके आदेश मानने होते हैं। वो पीटर वेलन की बेटी है। एलिजाबेथ और चार्ली वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1989 में वो गुफा की ड्राइंग्स खोजी थी। अब उनका सपना पूरा होने वाला है, लेकिन आगे क्या होने वाला है इसके लिए कोई तैयार नहीं है। उन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक जैसे चित्र पाए थे जिनमें वही रहस्यमय जीव आसमान की तरफ इशारा कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे ये एलियंस इंसानों को अपने पास बुला रहे थे। अब वे एक दूर के ग्रह LV-223 पर पहुंच चुके हैं, जहां से उन्हें अपने क्रिएटर्स के जवाब मिलने की उम्मीद है। जब स्पेसशिप इस ग्रह के वातावरण में प्रवेश करता है तो ऊपर से ये जगह बहुत सुंदर और शांत दिखाई देती है। लेकिन चार्ली कुछ अजीब नोटिस करता है, एक सीधी सड़क। अगर ये ग्रह प्राकृतिक होता तो ऐसी संरचना नहीं होती। इसके पास एक गुंबद जैसी संरचना भी है जो साफ दिखाती है कि इसे किसी ने बनाया है। यह देखकर क्रू उत्साहित हो जाता है और वे वहां लैंड करने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे उतरते हैं वे एक वाहन से उस गुंबद की ओर बढ़ते हैं। जगह जितनी करीब आती है उतनी ही अजीब लगने लगती है। अंदर पहुंचकर वे स्कैनिंग शुरू करते हैं। चार्ली को हवा अलग लगती है। वो अपना हेलमेट उतारता है और पाता है कि हवा सांस लेने लायक है, बिल्कुल पृथ्वी जैसी। इसका मतलब है कि ये जगह इंसानों या इंसान जैसे जीवों के लिए बनाई गई थी। इसी बीच डेविड दीवारों पर कुछ अजीब लिखावट देखता है। उसकी एआई क्षमता की वजह से वो उसे समझ लेता है। जैसे ही वो उसे छूता है एक होलोग्राम एक्टिव हो जाता है।
उसमें कुछ बड़े इंसान जैसे जीव भागते हुए दिखते हैं, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। एक पीछे रह जाता है और मर जाता है। ये देखकर क्रू डर जाता है। आगे बढ़ने पर उन्हें एक बिना सिर वाला शरीर मिलता है। स्कैन करने पर सिर दूसरी तरफ मिलता है। एलिजाबेथ मान लेती है कि यही इंसानों के क्रिएटर्स हैं, इंजीनियर्स। जांच में पता चलता है कि ये शरीर 2000 साल पुराना है, यानी उस समय यहाँ कुछ भयानक हुआ था जिसने इन्हें खत्म कर दिया। डेविड दीवारों पर लिखे संदेश को समझता है, इस दरवाजे को कभी मत खोलना, लेकिन मिशन पूरा करने के लिए दरवाजा खोलना जरूरी है। वो चुपचाप उसे खोल देता है। अंदर और भी डरावनी चीजें होती है। एक विशाल पत्थर का सिर और दीवारों पर बने म्यूरल्स जो तापमान बढ़ने पर बदलने लगते हैं। तभी कप्तान यानेक उन्हें चेतावनी देता है कि एक भयानक तूफान आ रहा है जिसमें सिलिकॉन कण है जो किसी भी चीज को पिघला सकते हैं, इवन उनके सूट को भी। एलिजाबेथ सबको बताती है कि उन्हें यहाँ और समय चाहिए, लेकिन मेरेडिथ साफ चेतावनी देती है कि अगर वे 15 मिनट के अंदर स्पेसशिप में वापस नहीं लौटे तो बाहर का दरवाजा लॉक कर दिया जाएगा। क्रू जल्दी से इंजीनियर का सिर उठाता है और वापस भागने लगता है। इसी बीच डेविड अपनी अलग ही चाल चल रहा होता है। वह चुपके से एक छोटा कैप्सूल उठा लेता है जिसमें काला चिपचिपा पदार्थ भरा होता है। जैसे ही सभी डोम से बाहर निकलते हैं, उन्हें एहसास होता है कि तूफान उनके बिल्कुल ऊपर आ चुका है। हवा इतनी तेज होती है कि छोटे छोटे पत्थर भी हवा में उड़ रहे होते हैं। बिना समय गवाए सभी अपने वाहनों में बैठते हैं और स्पेसशिप की ओर तेजी से बढ़ते हैं। किसी तरह वे समय रहते स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अफरातफरी में एलिजाबेथ के हाथ से वो बैग गिर जाता है जिसमें इंजीनियर का सिर रखा होता है। बिना सोचे समझे वो उसे लेने के लिए वापस दौड़ती है, लेकिन तूफान की ताकत उसे बाहर ही फंसा देती है। हालत इतनी खराब हो जाती है कि स्पेसशिप के गेट बंद हो जाते हैं और एलिजाबेथ बाहर रह जाती है। चार्ली उसे बचाने के लिए बाहर दौड़ता है, लेकिन तूफान दोनों को हवा में उछालकर दूर पटक देता है। चारों तरफ धूल और तूफान की डरावनी आवाज गूंज रही होती है। सभी को लगता है कि अब वे नहीं बचेंगे। तभी एक और दरवाजा खुलता है और डेविड रस्सी लेकर बाहर आता है और दोनों को खींचकर अंदर ले आता है। इसके बाद वैज्ञानिक इंजीनियर के सिर को दोबारा जीवित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वे प्रक्रिया शुरू करते हैं, सिर दबाव सहन नहीं पाता और एक भयानक रिएक्शन के साथ कांच के कंटेनर के अंदर ही फट जाता है। हालांकि उससे पहले वे उसका डीएनए सैंपल ले लेते हैं और इंसानों के डीएनए से उसकी तुलना करते हैं। रिजल्ट देखकर सब हैरान रह जाते हैं। उसका डीएनए इंसानों से बिल्कुल मिलता जुलता होता है। अब सवाल उठता है, क्या वही इंसानों के निर्माता है या इसके पीछे कोई और राज छुपा है? इसी बीच डेविड अपना गुप्त प्रयोग करता है। वो उस काले लिक्विड का अध्ययन करता है और फिर चुपके से उसकी एक बूंद चार्ली के ड्रिंक में मिला देता है। चार्ली बिना कुछ जाने उसे पी लेता है। उस रात चार्ली और एलिजाबेथ करीब आते हैं। यहाँ एक सच्चाई सामने आती है कि एलिजाबेथ कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन चार्ली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं। अगली सुबह चार्ली को कुछ अजीब महसूस होता है। उसकी आंखें लाल होने लगती है और उसके शरीर में बदलाव शुरू हो जाता है, लेकिन वह ध्यान नहीं देता और बाकी लोगों के साथ फिर से डोम में जाने की तैयारी करता है। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि फिफील्ड और मिलबर्न गायब है। तभी चार्ली की हालत अचानक बिगड़ने लगती है। एलिजाबेथ तुरंत फैसला करती है कि उन्हें वापस लौटना चाहिए। जब वे स्पेसशिप के पास पहुँचते हैं तो उन्हें एक डरावना दृश्य दिखाई देता है। फिफील्ड और मिलबर्न की लाशें वहीं पड़ी होती है। जैसे ही वे एक को पलटते हैं, उसके मुंह के अंदर एक अजीब जीव छुपा हुआ दिखाई देता है। जैसे ही वे करीब जाते हैं, वो छोटा सा जीव बाहर कूदकर भाग जाता है। दूसरी तरफ डेविड डोम के अंदर एक नया सेक्शन खोज लेता है जहाँ कई पॉड्स रखे होते हैं। आगे बढ़ने पर उसे एक कंट्रोल रूम मिलता है जहाँ से पूरे सिस्टम को ऑपरेट किया जा सकता है। वो उसे एक्टिवेट कर देता है, जिससे एक नया होलोग्राम सामने आता है। इसमें एक बड़ा सच सामने आता है। इंजीनियर्स का असली टारगेट पृथ्वी था। वे वहाँ किसी खास मकसद से जाने वाले थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी योजना अधूरी छोड़ दी। डेविड आगे बढ़कर एक स्लीपिंग चैम्बर ढूंढता है जहाँ एक इंजीनियर अभी भी जिंदा होता है और गहरी नींद में होता है। उधर स्पेसशिप में सब डरे हुए होते हैं। चार्ली की हालत तेजी से बिगड़ रही होती है। जब वे वापस आते हैं, मेरेडिथ उन्हें अंदर आने से रोक देती है क्योंकि उसे शक होता है कि चार्ली किसी खतरनाक वायरस से संक्रमित है। धीरे धीरे चार्ली का शरीर काला पड़ने लगता है और वह बदलने लगता है। उसे एहसास हो जाता है कि वो खुद पर कंट्रोल खो रहा है। वो खुद आगे बढ़कर कहता है कि उसे तुरंत जला दिया जाए, इससे पहले कि वह दूसरों के लिए खतरा बन जाए। मेरेडिथ बिना हिचकिचाए उसे आग लगा देती है और चार्ली जिंदा जल जाता है। एलिजाबेथ को आइसोलेशन में रखा जाता है। डेविड उसे बताता है कि उसके शरीर में कोई वायरस नहीं मिला, लेकिन वह प्रेग्नेंट है और भ्रूण पहले से ही 3 महीने का है। ये सुनकर एलिजाबेथ हैरान रह जाती है क्योंकि वो कभी मां नहीं बन सकती और चार्ली के साथ उसे सिर्फ 10 घंटे ही हुए थे। जल्द ही उसे अपने पेट में तेज दर्द महसूस होता है, जैसे अंदर कुछ तेजी से बढ़ रहा हो। वो कुछ करने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। कुछ समय बाद 2 डॉक्टर उसकी जांच करने आते हैं,
लेकिन एलिजाबेथ सही मौके पर उन पर हमला करके भाग निकलती है। वो एक ऑटोमेटिक सर्जरी चैम्बर तक पहुंचती है और मशीन को इमरजेंसी ऑपरेशन करने के लिए कहती है। मशीन कहती है कि ये केवल पुरुषों के लिए डिजाइन की गई है, लेकिन एलिजाबेथ मैनुअल मोड ऑन कर देती है और खुद ऑपरेशन शुरू कर देती है। बेहद दर्द सहते हुए वो अपना पेट काटती है और अंदर से उस चीज को बाहर निकालती है, लेकिन वो इंसानी बच्चा नहीं होता बल्कि एक ऑक्टोपस जैसा अजीब जीव होता है। वह तुरंत उसे अलग करती है और अपने जख्म को बंद कर देती है। वह जीव चैम्बर के अंदर तड़पता रहता है। एलिजाबेथ उसे वहीं बंद करके बाहर निकल जाती है। कमजोर हालत में वह एक सीक्रेट रूम में पहुंचती है, जहां उसे एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। पीटर वेलेंड, जिसे सब मरा हुआ समझते थे, असल में जिंदा है। वह अब तक क्रायो स्लीप में था और अभी अभी जागा है। डेविड उसके साथ है और उनका मकसद है उस आखिरी जिंदा इंजीनियर से मिलना। उधर कैप्टन याने को कुछ अजीब दिखता है। फिफील्ड का कैमरा फिर से चालू हो गया है। जब वे उसे ट्रैक करते हैं तो देखते हैं कि फिफील्ड जहाज के बाहर खड़ा है। जैसे ही दरवाजा खोला जाता है, एक डरावना सच सामने आता है। वो अब इंसान नहीं रहा बल्कि एक खतरनाक राक्षस बन चुका है। वो अचानक हमला कर देता है और सब पर टूट पड़ता है। काफी संघर्ष के बाद यानेक उसे जला देता है। इससे साफ हो जाता है कि वही जीव जो एलिजाबेथ के अंदर था, उसने फिफील्ड को भी संक्रमित कर दिया था। इधर वेलेंड, डेविड और उनकी टीम इंजीनियर से मिलने की तैयारी करते हैं। एलिजाबेथ भी कमजोर हालत में उनके पीछे डोम में पहुंच जाती है। कैप्टन यानेक अब यहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे समझाती है कि उन्हें अभी जवाब नहीं मिले हैं। वे सभी उस चैम्बर में पहुंचते हैं जहां इंजीनियर सो रहा होता है। एलिजाबेथ नोटिस करती है कि वहां रखी चीजें असल में हथियार है। डेविड इंजीनियर को जगाता है। वो धीरे धीरे आंखें खोलता है। शुरुआत में वो शांत लगता है। वेलेंड आगे बढ़कर उससे बात करता है और कहता है कि वह एक साधारण इंसान नहीं है। उसने डेविड जैसा उन्नत जीव बनाया है और अब वो अमरता का राज जानना चाहता है। लेकिन जैसे ही इंजीनियर उसकी बात समझता है, वो गुस्से में आ जाता है। वह तुरंत डेविड का सिर तोड़ देता है और वेलेंड को मार देता है। फिर वह बाकी सभी को भी मारने लगता है। एलिजाबेथ किसी तरह बचकर भाग जाती है। इसी दौरान कैप्टन यानेक को सच्चाई समझ आती है। वह डोम असल में एक स्पेसशिप है। इंजीनियर उसे एक्टिवेट करता है और उसका रुख पृथ्वी की ओर कर देता है। एलिजाबेथ दूर से ये देखकर समझ जाती है कि वो पृथ्वी को नष्ट करने जा रहा है। वो तुरंत यानेक को संपर्क करके बताती है कि अगर उसे नहीं रोका गया तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी। मेरेडिथ इससे असहमत होती है और यानेक को वापस लौटने को कहती है, लेकिन यानेक उसे सिर्फ 4 सेकंड देता है कि वह अपने एस्केप पॉड में चली जाए। इसके बाद यानेक और उसकी टीम खुद को कुर्बान करने का फैसला करते हैं। वे प्रोमेथियस जहाज को इंजीनियर के जहाज से टकरा देते हैं। भयंकर टक्कर होती है और एलियन जहाज नीचे गिरने लगता है। एलिजाबेथ और मेरेडिथ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाज का एक टुकड़ा मेरेडिथ पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। एलिजाबेथ बच जाती है, लेकिन उसका ऑक्सीजन खत्म होने वाला होता है। वो वापस जहाज के अंदर जाती है, लेकिन वहाँ उसे अजीब आवाजें सुनाई देती है। जब वह सर्जरी चैम्बर तक पहुँचती है तो देखती है कि जो जीव उसने अपने शरीर से निकाला था, वो अब एक विशाल राक्षस बन चुका है। पास में डेविड का टूटा हुआ शरीर होता है, लेकिन वह अभी भी बात कर सकता है। वह एलिजाबेथ को बताता है कि इंजीनियर अभी जिंदा है और उसकी तरफ आ रहा है। अचानक इंजीनियर हमला करता है, लेकिन एलिजाबेथ एक दरवाजा खोल देती है और वो विशाल एलियन बाहर आकर इंजीनियर पर हमला कर देता है। वो उसे पकड़ लेता है और उसके शरीर में कुछ डाल देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब एलिजाबेथ इस अनजान ग्रह पर पूरी तरह अकेली रह जाती है। डेविड उसे मदद की पेशकश करता है। वह कहता है कि वह इंजीनियर्स की भाषा समझ सकता है और यहाँ और भी जहाज हैं जिनसे वे पृथ्वी लौट सकते हैं, लेकिन एलिजाबेथ वापस जाने से मना कर देती है। वो सच जानना चाहती है, अगर इंजीनियर्स ने इंसानों को बनाया तो वे उन्हें खत्म क्यों करना चाहते थे। कुछ दिनों बाद वह एक दूसरे जहाज से इस ग्रह को छोड़ देती है। कहानी के आखिरी दृश्य में एक डरावना मोड़ आता है। मरा हुआ इंजीनियर एक नए एलियन जीव को जन्म देता है।